नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जो कि है क्लास 8th साइंस का दूसरा चैप्टर। आपको पहले पता है कि इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको। पहले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था और इससे संबंधित जो कुछ जानकारियाँ थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित उनको देखा था। ठीक, तो पहले वीडियो का मैं जल्दी से रिवीजन करवाता हूँ। हमारे पास क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टीनी ऑर्गेनिज्म विच आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम विद एन अनएडेड आइज। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, मतलब जो हमारी सादी आँखें हैं, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए हम इनको नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसके अलावा हम और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी या नॉलेज वाइज इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक, तो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जिनको हम अपनी साधारण आँखों से नहीं देख सकते। आप समझ गए होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, एक साइंटिस्ट हुए हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। कौन, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक, इनके द्वारा देखा गया था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक, अब हम देखते हैं इनसे कॉज होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी हैं। वायरस से कौन कौन सी होती हैं, सर्दी, जुखाम, बुखार, ये हो गया कॉमन डिजीजेज हो गई। उसके बाद जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया। कौन कौन सी, पोलियो, चिकन पॉक्स, इसको गांव में देवी जी कहते हैं, और क्या हो गया, मीजल्स। ठीक, ये हो गया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हो गई, टाइफाइड एंड टीबी, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। प्रोटोजोआ से डिसेंट्री एंड मलेरिया। ठीक, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, कोकस, बैसिलस, स्पिरिलम। क्या क्या हो गए, कोकस, बैसिलस, स्पिरिलम। ओके, अब फंजाई के क्या क्या हो गए, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ब्रेड मोल्ड। प्रोटोजोआ के अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। एल्गी के कौन कौन से, क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। इतने हो गए। ठीक, ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो गए। तो हमने शायद इतना ही पढ़ा था पिछले वीडियो में। और आपको एक बात बता दें, ये सब हो गया था कल। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देखा था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है इसका उपयोग करके हम दूध से दही बनाते हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, दूध के इनसाइड द मिल्क अ प्रोटीन इज प्रेजेंट विच इज़ नोन एज कैसीन प्रोटीन। दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये इस प्रोटीन को खा लेता है। द कैसीन प्रोटीन इज ईटन बाय द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस विच इज रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसकी वजह से दही बनता है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सा प्रोटीन, कैसीन। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो एक प्रोसेस है, ईस्ट आर आल्सो हेल्प फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, ईस्ट का उपयोग करके, ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, खमीर। क्या कहते हैं, खमीर। ईस्ट का उपयोग करके शुगर से अल्कोहल बनाना, ईस्ट का उपयोग करके शुगर से अल्कोहल बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं,
फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ईस्ट खमीर का उपयोग करके शुगर को यानी शर्करा को हम अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट मतलब एक ऐसा पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, जिसका उपयोग किया जाता है किसी चीज़ को, जैसे स्पंजी बनाने में। जैसे केक होता तो स्पंजी होता है ना, उस तरह की चीज़ें बनाने में। ठीक, आप समझ गए होंगे। फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस हो गई? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल। इसको सबसे पहले किसने खोजा था? इसको किसने खोजा था? लुई पाश्चर। किसने? लुई पाश्चर। इसको लुई पाश्चर ने खोजा था कब? 1857 में। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े हम, चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेड अ सॉफ्ट डफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग? कहा गया आधा किलो आटा लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, और मतलब थोड़ी चीनी डाल दीजिए और थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए। उसके बाद उसको मेड़ करिए, जैसे आटा जो होता मारा जाता है, जैसे साना नहीं जाता, तो वो करिए। उसके बाद आप लगभग 2-2.5 घंटे बाद आइए, उसको देखिए कि आपको लगता है कि उसमें वो फूल रहा है। देखिए ये आपने जब लिया था तो ऐसा लिया था, इसमें जब ईस्ट डाल दिए तो मैंने कहा नहीं कि ये क्या करता है, जब डालने के बाद चीज़ों को फुला देता है। ठीक, चीज़ों को क्या करता है, स्पंजी बना देता है। अब क्या इसमें जहाँ प्रोसेस हुई उसको देखिए। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट में रिप्रोडक्शन होने लगता है। मतलब ईस्ट क्या करता है? रिप्रोड्यूस माने क्या होता है? जनन करना, जनन। मतलब जैसे एक हमने लिया ईस्ट का थोड़ा पार्टिकल, तो उससे बहुत सारे बनने लगे, तो उससे क्या हुआ, जब रिप्रोडक्शन करने लगा तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, CO2 निकलती है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से चीज़ें क्या होती हैं, स्पंजी बन जाती हैं। जैसे केक वेक बनाते हैं तो उसमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। क्या होता है, वो जो CO2 होती है, अब हमने खमीर ऐड कर दिया है आटे में, क्या हुआ, तो उसमें रिप्रोडक्शन होने लगा, उससे CO2 निकली। CO2 भरी हुई है आटे में, तो CO2 क्या करेगी, उस आटे को फुला देगी। ठीक, और उसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। देखिए अभी तक इसमें क्या था, ये इतने में ही था, अब क्या हुआ, ये देखिए ऊपर बढ़ गया ना, तो यही कह रहे हैं, उसको फुला दिया। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्री एंड केक्स। अब क्या हुआ, इसी वजह से जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। इसको ये फंजाई के अंतर्गत आता है। ईस्ट जो है फंजाई का उदाहरण है। इसका यूज किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में। बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे ब्रेड, पेस्ट्री, केक ये सब बनाए जाते हैं, इनका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे कहाँ पे किया जाता है इनका उपयोग, जहाँ पे ब्रेड वेड बनाए जाते हैं। तो ईस्ट समझ गए क्या है? ईस्ट एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग किया जाता है स्पंजी चीज़ों को बनाने के लिए। ये कैसे बनता है? ईस्ट जो जब हम ऐड करते हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन होने लगता है, और उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो स्पंजी हो जाती हैं। ठीक, इतना हो गया। और जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होता है? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। खमीर का उपयोग करके शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करना ही फर्मेंटेशन कहा जाता है। किरवन, इसको सबसे पहले किसने बताया था? इसको बताया था लुई पाश्चर ने 1857 में। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
कॉमर्शियल मीन्स क्या होता है, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए। एक क्या हो गया, हमने घर में दही बना लिया, तो घर में दही बनाए तो उसको बेचेंगे तो जा नहीं खाएंगे ना। उसी तरह क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बेचेंगे मतलब उससे हम पैसा कमाने लगे तो उसको हम कॉमर्शियल यूज़ कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन्स, एसिटिक एसिड, ईस्ट इज यूज्ड। अब क्या कहा जा रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका उपयोग किया जाता है शराब, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैविक कंपाउंड, जिसको गांव में सिरका कहते हैं। सिरका आपने सुना होगा ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3COOH। आपको ये आगे क्लासों में पढ़ने को मिलेगा, ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक, एसिटिक एसिड का जो IUPAC नाम होता है वो होता है इथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड। आप इसको नोट करते रहिए, आपको सब आगे पता चलेगा। क्या हुआ, इथेनोइक एसिड। इसका उपयोग किया जाता है सिरका बनाने में, शराब बनाने में। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन्स। खमीर का उपयोग किया जाता है शराब को भारी मात्रा में बनाने के लिए, बेचने के लिए। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस। क्या किया जाता है, इस उद्देश्य के लिए ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। ईस्ट को क्या किया जाता है, इसको जो प्राकृतिक शुगर होती है उस पे इसको उगाया जाता है। प्रेजेंट इन ग्रेन मतलब जो शुगर, जैसे बार्ली हो गई, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, फ्रूट हो गए, इस पे जो होता है, इस पे प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं तो इस पे हम शुगर को उगाते हैं, मतलब ईस्ट को उगाते हैं। उसकी मदद से हम अल्कोहल बनाते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए। नहीं तो इतनी भारी मात्रा में अगर हम ईस्ट ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली भी होगा और इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो क्या करते हैं, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, फल हो गए, तो इन पे हम ईस्ट उगा लेते हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक, जो अनाज के दाने होते हैं उसमें जो शुगर्स होती है उसी का उपयोग करके हम क्या कर लेते हैं, ईस्ट को उगा लेते हैं, फिर उसका उपयोग कर लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। एक 500 ml का बीकर लीजिए, आधा लीटर का बीकर लीजिए। बीकर आपको बताया था ना, कांच का ऐसा ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, उसमें मार्किंग होती है कि आधा लीटर 250 ml। उसको 3/4 भरिए। 3/4 कितना होगा 500 ml का, 500 इंटू 3/4 कितना हो गया, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1500/4। तो इसको सॉल्व करिए, 4 3 ज़ा 12 बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, ये बचा 3, एक मिनट, क्या है 1500/4, 4 3 ज़ा 12, 3 आ गया 0, 4 7 ज़ा, ये 375 ml तक इसको भरना है। ठीक, डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर। इसमें क्या करिए, 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। इसमें कहा गया है आधा चम्मच जो है ईस्ट पाउडर डाल दीजिए। ये जो पहले पानी लिए, पानी में हमने चीनी डाला, अब चीनी, ये जो सॉल्यूशन बन गया इसमें हम क्या करें, खमीर वाला पाउडर डाल दें। कीप इट कवर इन अ वार्म प्लेस। अब इसको एक गर्म स्थान में 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। कहा गया कि अब इस सॉल्यूशन को सूंघिए, स्मेल कीजिए। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको कोई खुशबू समझ में आती है। दिस इज द स्मेल ऑफ शुगर अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाई ईस्ट। ये काहे कि अब जब आप इसको सूंघेंगे ना तो ये उसकी खुशबू आएगी, काहे कि शराब की, क्योंकि क्या होता है, शुगर था, शुगर में ईस्ट डाला, ईस्ट ने शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये आ गया इथेनॉल, अल्कोहल बन गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन।
दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसको दिया गया था लुईस पास्चर के द्वारा 1857 में। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो पॉइंट है ये सब आप नोट करते रहिएगा जो बीच में बता रहे हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल मीन्स क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, उनका उपयोग हम कैसे दवाइयों में कर सकते हैं, मतलब दवाइयों के लिए कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है। वैन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। क्या होता है जब कभी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या है, आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है। वो कैप्सूल्स हो सकते हैं, इंजेक्शन्स हो सकती हैं, जैसे पेनिसिलिन की इंजेक्शन लग गई, मतलब आप जिस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रभावित होंगे। अगर आप फंजाई से प्रभावित हैं तो आपको फंजाई वाली दवाई दी जाएगी, अगर आप प्रोटोजोआ से प्रभावित हैं तो वैसी दवाई दी जाएगी, क्योंकि हर बीमारी के लिए दवाई अलग है ना। तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो दवाई सुइटेबल है वही दी जाएगी आपको। ठीक, ऐसे है कि अगर आपको बुखार है तो आपको पेट दर्द की दवाई थोड़ी दी जाएगी। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं ये कहाँ से बनती हैं? सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही उपयोग करके बनाई जाती हैं। ठीक, इतना आप समझ चुके होंगे। दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता? अब ये जो हमने दवाइयाँ खाई, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो हमने दवाइयाँ खाई ये क्या किया, ऐसे हमारे शरीर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया होगा तभी तो हम बीमार पड़े होंगे। बीमार पड़े तो उसके बाद क्या हुआ, हमने एंटीबायोटिक दवाई ले ली, मतलब जो दवाई खाई ये क्या करेंगी, ये या तो उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल कर देंगी, उनको मार देंगी, या तो उनकी ग्रोथ को रोक देंगी कि वो जितनी है उतनी ही रहें, उससे आगे ना बढ़ें। तो जिनसे बीमारियां उत्पन्न हो गई, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां उत्पन्न हो गई उनको उतने पे ही रहने देंगी या उनको ख़त्म कर देंगी। तो ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। ठीक, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, एक बार सुन लीजिए एंटीबायोटिक्स की डिफिनीशन क्या होती है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो ख़त्म कर दें या तो उसकी ग्रोथ को रोक दें, जिसकी वजह से बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक, पेनिसिलिन हो गया, याद रखिएगा। ठीक, एंटीबायोटिक्स की डिफिनीशन भी आ जाती है पेपर में। these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आज के समय में बहुत सारे प्रकार की एंटीबायोटिक जो हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जा रही हैं। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये जो है कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक, अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं ये वाला। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज इन्होंने की थी। कौन है ये? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. तो ये दिया हुआ है कि इन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको कैसे बनाया था। ठीक, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। और उसकी खोज फर्मेंटेशन प्रोसेस किसने दिया था? लुई पास्चर ने 1857 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
एंटीबायोटिक आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो हैं ये सब फंजाई या तो बैक्टीरिया से बनी हुई हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू कर्व अ वैरायटी ऑफ डिजीज, मतलब किसी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके ये बनाई जाती हैं और इनसे हम वैरायटी ऑफ विभिन्न प्रकार की बीमारियों को सही कर सकते हैं। ठीक, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड poultry to check microbial infections in animals। एंटीबायोटिक्स यहाँ तक कि वो जो जानवरों का जो मतलब दिया जाता है, भूसा हो गया, हस्क हो गया, चारा वारा जो दिया जाता है उसमें मिला दिया जाता है। क्यों? कि उनके अंदर कोई किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो है नहीं है, मीन्स उनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई डिजीज़ तो नहीं उत्पन्न हो रही, ये चेक करने के लिए। दे आर यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़, ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनसे विभिन्न प्रकार के पेड़ों की जो बीमारियां होती हैं वो भी सही की जा सकती हैं। ठीक, तो एंटीबायोटिक का एक शॉर्ट टर्म में देख लें, क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस एंड, ये जो होती हैं ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों को सही कर सकती हैं, जैसे कि कुछ हैं दवाइयाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, दैट आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये बैक्टीरिया और फंजाई से बनी हुई हैं। क्योर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स, ये जानवरों में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन होते हैं उनको भी सही करती हैं। ये कैसे सही करती हैं? हम उनकी जो जानवर जो फीड करते हैं, चारा खाते हैं, जैसे हस्क हो गया, ग्रास हो गई, तो उसमें इसको ऐड कर देते हैं एंटीबायोटिक को, उससे पता चल जाता। और तीसरा क्या है कि ये प्लांट की बीमारियों को भी सही करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको भी पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आप ऐसे ही नहीं खा सकते कि जो मन हुआ तब खा लिए। ये आप तभी खाएंगे जब किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, मीन्स जो डॉक्टर जानकार है, ठीक, उसके परामर्श पे ही हम ये दवाइयाँ खाएंगे। ठीक, ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अब क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स चलती है इनका कोर्स होता है कि आपको पहले लगातार 10 दिन तक खाना है, उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के खाना है। तो ये जो कोर्स होता है ये तभी इफेक्टिव रहती हैं जब आप उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं जब उसकी आवश्यकता नहीं है, और इन रॉन्ग डोजेस, या उसका जो डोज है वो गलत लेते हैं, खाना आधी आप खा एक रहे हैं, इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अब क्या होता है, जैसे आपने इसको गलत तरीके से उपयोग कर लिया तो हो सकता है अगर आपको आगे इसकी आवश्यकता पड़ती है तो ये उतना असरदार ना हो जितना इसको होना चाहिए। ठीक, तो इस वजह से इसको क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह से ही खाना चाहिए। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक जो होती हैं अगर आप इसको बिना फर्जी खा रहे हैं, फर्जी में ही खा रहे हैं, तो हो सकता है जो शरीर में कुछ बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया हैं, उनको भी ये मार दे, तो बॉडी का लॉस हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये कोल्ड मतलब जुखाम, खांसी, सर्दी के लिए ये मतलब इसको नहीं सही कर सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये वायरस की वजह से होती हैं। एंटीबायोटिक्स काम किस पे करती हैं? बैक्टीरिया और फंजाई पे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बनती कहाँ से हैं? बैक्टीरिया और फंजाई से। तो जो चीज़ जिससे बनेगी वो उसी पे ही काम करेगी। तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग कोल्ड और फ्लू में नहीं किया जाता। सवाल पूछा जाता है कि भाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूज्ड इन केस ऑफ कोल्ड एंड फ्लू बिकॉज cold and flu are caused by viruses, so we can't use antibiotics because antibiotics are effective in case of bacteria। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं वैक्सीन क्या होता है। क्या होता है वैक्सीन? वैक्सीन को देखने से पहले हम कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे इस समय आप सुन रहे होंगे वैक्सीन लग गई, वैक्सीन लग गई, तो वैक्सीन होती क्या है उसको हम देखते हैं।
उससे पहले हम कुछ 2 पॉइंट और देखते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस क्या पूछा गया? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। मीन्स ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। याद हो गया? ठीक। दूसरा क्या होता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टू फाइट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब ये जो सूक्ष्म जीवों की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, उनसे लड़ने के लिए जो हमारा शरीर है वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक, तो अब पढ़ते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। मीन्स क्या हुआ? इन्वेडर माने क्या होता है? जो आया है, जो बाहर से अंदर को आया है। तो क्या हुआ? जो डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारा बॉडी जो है कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है, तो उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन। बॉडी को ये भी पता है कि अगर वो फिर से शरीर में एंटर कर रहा है तो हमको उससे कैसे लड़ना है। ठीक, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज। अब क्या हुआ? ऐसे कोई बैक्टीरिया है वो इफेक्टिवली बॉडी में नहीं प्रवेश कर पाया, मीन्स वो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, उसके बाद बॉडी में प्रवेश किया, तो क्या होता है कि जो शरीर की इम्यूनिटी होती है, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें बताते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी अगर सही है तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बीमारी का असर नहीं होगा। इम्यूनिटी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। मीन्स आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कितनी है। अगर वो ज़्यादा है तो जो शरीर है वो रोग से लड़ता रहेगा, लेकिन अगर वो कम है तो आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। क्या लिखा हुआ है? द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज। तो जो बॉडी है वो खुद से एंटीबॉडी बना के उससे लड़ता है और उनको किल कर देता है। और जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो हमारे शरीर में अब रहती हैं। उसके बाद क्या होता है? वी आर प्रोटेक्टेड, हम उनसे प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। अब क्या हुआ? जैसे हमारे मान लीजिए एक बार कोरोना वायरस हो गया, तो अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गए, तो क्या हुआ? हमने कोरोना वायरस को किल कर दिया। कोरोना का जो वायरस है उसको मैंने किल कर दिया एंटीबॉडी में। किल करने के बाद क्या हुआ? अब वो जो एंटीबॉडी बनी है वो हमारे शरीर में अब हमेशा रहेगी। ठीक, हमेशा रहेगी फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। अब फिर वो उस प्रकार के जितने भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनसे लड़ने के लिए वो सफिशियंट रहेगा। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। यही काम करती है वैक्सीन। पहले वैक्सीन जान तो लें क्या है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन्स आर वीकेंड और डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। These antibodies remain in the body for a long time to protect it against any attack of disease causing microbes. वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन क्या होती है? कमज़ोर या डेड, कमज़ोर या डेड या मृत डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब जो कमज़ोर हो चुके हैं या डेड हैं उनको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। तो वो क्या करते हैं? शरीर में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी। ये एंटीबॉडीज़ जो रहती हैं ये शरीर में काफ़ी समय तक रहती हैं और क्या करती हैं? ये जो माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक होते हैं, जो ये सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं बीमारी उत्पन्न करने के लिए, तो ये उनसे लड़ता है और उनको हरा देता है। तो ये वैक्सीन का काम होता है। ठीक, दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। यही पूरा फंक्शन है कि वैक्सीन काम क्या करता है। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा,
टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपाटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। किनको? स्मॉल पॉक्स, हेपाटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, इतनी जो बीमारियां हैं और भी बहुत सारी हैं जिनको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है? टीकाकरण। वैक्सीनेशन को हिंदी में कहते हैं टीकाकरण। ठीक। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए, एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स। ठीक। एक होता है मंकी पॉक्स। तो ये पॉक्स हैं। तो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन कब खोजी एडवर्ड जेनर ने? 1798 में, 1798 में। ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया। अब जैसे बहुत सारे प्रोग्राम भी हैं, ऐसे आपको पता हो कि पहले, अभी भी होता है, पोलियो पिलाई जाती थी, क्योंकि भारत में ऐसा देखा जाता था कि पोलियो जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये जो पोलियो है ये वैक्सीन ही तो है। तो भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया, इस रन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरेडिकेट पोलियो। मतलब पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम था पल्स पोलियो। ठीक। क्या था? पल्स पोलियो। जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे उनको पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी इस प्रोग्राम के दौरान। ठीक। जिनको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं कौन कौन से हैं? कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, टीबी हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट। आपको बचपन के दौरान आपको कई प्रकार की इंजेक्शन दी गई होंगी कि आप बीमारियों से बचे रहें। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं अगर आप सूची बनाएं तो। ठीक। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। ये ज़रूरी है कि आप सभी प्रकार के बच्चों को इन बीमारियों से बचाए रहें। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। मतलब ये हमेशा रहता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो आसपास के अस्पतालों में पाई जाएं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर। आपने टीवी और न्यूज़पेपर में प्रचार भी देखा होगा रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। मतलब जो बच्चे हैं उनको पोलियो के अगेंस्ट में जागरूक करना। क्या? न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। जैसे आपको बताएंगे पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था सरकार के द्वारा, जिसका उपयोग करके क्या किया था? जिसमें बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी। यही तो उसकी टैग लाइन थी, 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। वो एक प्रकार की वैक्सीन ही थी। उससे क्या होता था? शरीर में एंटीबॉडी बनती थी जो पोलियो के अगेंस्ट में लड़ती थी, फाइट करती थी और फिर सेव कर देती थी शरीर को। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइंड लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद क्या हुआ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन चला, जिससे क्या हुआ? हमने फिर विश्व के कई इलाकों से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया। इरेडिकेशन माने होता ख़त्म कर देना, उन्मूलन करना। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल। वर्तमान समय में क्या होता है? वैक्सीन जो है बनाई जाती हैं बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके वैक्सीन बनाई जाती है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। किस लिए बनाई जाती हैं? कि जो ह्यूमन्स हैं और जो अदर एनिमल्स हैं, ह्यूमन के अलावा भी तो एनिमल्स हैं, उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सके। तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ यूजेस। ठीक। अब क्या है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे लिए किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। इन्वायरमेंट की सफाई में इनका क्या योगदान है उसको हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, आगे आने वाले वीडियो को भी देखें। धन्यवाद।